श्रमेव जयते, जो लेबर के जो कोड्स हैं नए, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि चाहे आप किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हों, आप कितने घंटे काम करेंगे, क्या आपके राइट्स होंगे, कितनी बेसिक या मेजर आपको सैलरी दी जाएगी, इन तमाम चीज़ों को डिफाइन करते हैं नए लेबर कोड्स। अभी कैसे डिफरेंट हैं अभी तक जो लेबर के कानून थे उनसे अगर देखा जाए तो कई दशकों तक हमने देखा कि पुराने जो लेबर के कानून बने हुए थे उस पर ये एक तरह से देश चल रहा था, उसी को इम्प्लीमेंट कर रहा था। लेकिन जो नए लेबर कोड्स के कानून होंगे, जो नए लेबर कोड्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो क्या कुछ होंगे, आइए इसको जरा समझ लेते हैं डिटेल के अंदर। 4 लेबर कोड्स हैं प्राइमरीली, जो कि 29 के आसपास जो पुराने कानून हैं या जो लॉज या कोड्स हैं उसको रिप्लेस करते हैं। पहला जो है वो कोड ऑन वेजेस है। अब ये डिसाइड करेगा कि कितना मिनिमम वेज होगा, टाइम पर पेमेंट कैसे मिलेगा, और जो वेज रिलेटेड जो प्रोटेक्शन होता है वो आपको प्रोवाइड कराएगा। पहले इससे जुड़े हुए 4 पुराने कानून थे जिसको अब खत्म कर दिया गया है। दूसरा जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है। अब ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है बिकॉज जो ट्रेड यूनियंस होती है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते हैं, उससे कैसे डील किया जाएगा, उस चीज को कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है ये डिफाइन करता है। पहले इससे जुड़े हुए 3 कानून थे या फिर लॉज थे, उसको खत्म कर दिया गया है। थर्ड इंपॉर्टेंट है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, सबसे इंपॉर्टेंट है। एक एम्प्लॉय की सोशल सिक्योरिटी क्या होगी, उसे हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा नहीं मिलेगा, डेथ हो जाती है काम करते वक्त तो क्या, कौन उसकी भरपाई करेगा, कौन उसकी रक्षा करेगा, उन तमाम चीजों को डिफाइन करेगा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। और ये जो सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स हो गए, पीएफ हो गया, ग्रेचुइटी हो गई, मैटरनिटी और इंश्योरेंस हो गया, इन तमाम चीजों को डिफाइन करेगा। पहले इससे जुड़े हुए लगभग 9 के आसपास कानून थे जिसको अब खत्म कर दिया गया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, इसको इंप्लीमेंट किया गया। वर्क प्लेस के अंदर जो आपको हेल्थ, वेलफेयर और वर्किंग कंडीशंस आपकी कैसी होनी चाहिए, कितने घंटे आप काम करेंगे, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं हेल्थ को लेकर के, इंश्योरेंस को लेकर के, उससे जुड़ी जो तमाम चीजें वो OSHFWC है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। इससे जुड़े पहले 13 के आसपास कानून थे जिसे अब खत्म कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे 1, 2, 3 और 4, ये 4 कोड्स को इंप्लीमेंट किया गया और इन्हीं चारों कोड्स को हम कह रहे हैं नए लेबर कोड्स को। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या क्या फायदे, पुराने और नए लेबर कोड्स के अंदर क्या कुछ डिफरेंसेस हैं उसको समझ लेते हैं। देखिए जो एम्प्लॉयमेंट के फॉर्मलाइजेशन की बात की जाए तो जो पुराने जो प्री लेबर रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता था, कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता था। बोलते थे भाई कल से काम पर आ जाना, नौकरी पे आ जाना, पैसे ऐसे दे दिया करते थे कैश में, और कोई कैसे अपॉइंटमेंट लेटर कोई मैंडेटरी कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन अब जो नए लेबर रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर देना मैंडेटरी होगा, प्रूफ देना जरूरी होगा कि हम आपको हायर कर रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोशल सिक्योरिटी को लेकर के। पहली बात है लिमिटेड सेक्टर्स के अंदर कुछ जो हजार्डस सेक्टर्स होते हैं, टफ सेक्टर्स होते हैं, वहां पर आपको सोशल सिक्योरिटी कवरेज मिला करती थी। लेकिन अब प्राइमरीली हर जगह कवर किया होगा। यानी कि जो गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर होते हैं, जैसे कि आप जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, इनके यहाँ पे भी जो काम करते हैं, राइडर्स होते हैं, सामान पहुंचाते हैं, घर पे खाना पहुंचाते हैं, वो उन लोगों को भी कवर करने की इसमें बात की गई है। सारे ही वर्कर्स को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है, पीएफ, ईएसआईसी का इंश्योरेंस और अदर जितने भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं वो सब देने की बात ये नए लेबर कोड्स करते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी निकल करके आता है कि मिनिमम वेज कितना होगा। पहले कोई मिनिमम वेज की बात नहीं थी कि कितना होगा, आप मनचाहा दे दिया, कैश में दे दिया, कुछ ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, कई जगह ये भी चल रहा था। तो वो सब अब नहीं होगा। अब मिनिमम वेज पेमेंट की बात कही जा रही है, और मिनिमम वेज और टाइमली वेज पेमेंट, यानी पैसे टाइम से भी देने, उसकी भी बात कही गई है नए लेबर कोड्स के अंदर। मिनिमम वेज की बात की तो रफली आप मान के 24,000 रुपए के आसपास आ रहा है। कई सारी सिटीज के अंदर कैटेगरी ए नाम की सिटी होती है, कैटेगरी बी टाइप की सिटीज होती है, कैटेगरी सी टाइप्स के रूरल एरियाज होते हैं। तो हर कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग देखा जाए तो मान के 24,000 के आसपास आपका मिनिमम वेज पड़ेगा। इसको हम आगे भी हम समझ लेंगे क्या कुछ आखिरकार होता है। वहीं का प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की बात की जाए तो पहले कोई लीगल रिक्वायरमेंट थी ही नहीं, कोई मैंडेटरी नहीं था कि आप किसी को हेल्थ कवर दे, हेल्थ इंश्योरेंस दे, कोई एम्प्लॉयर नहीं कराता था। लेकिन अब देखिए, पहली बात तो जो माइनिंग जैसे जो हेजार्डस सेक्टर होते हैं वहां पर एम्प्लॉयर को 40 साल के बाद में अपने एम्प्लॉय को फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप कराना जरूरी होगा, ताकि एक तरह से उसको सालाना दौर पर उसमें क्या बीमारी हो रही है वो पता चल जाए। बिकॉज माइनिंग जैसे सेक्टर्स होते हैं या क्रिटिकल जो हेजार्डस सेक्टर होते हैं वहां पर बहुत जरूरी हो जाता है। वही टाइमली वेजेस की बात कही गई है। पहले कोई ये था नहीं कि कब आपकी सैलरी आएगी कब नहीं आएगी, अब ये है कि मैंडेटरी
फॉर एम्प्लॉयर्स टू प्रोवाइड टाइमली वेजेस, यानी कि 7 तारीख बताई जा रही है, 7th ऑफ एवरी मंथ तक आपकी पेमेंट आ जानी चाहिए पिछले महीने की सैलरी के, यानी कि हर महीने की 7 तारीख से पहले पहले सैलरी देने की बात कही गई है कई सेक्टर्स के लिए, जो कि एक तरह से हर सेक्टर पर लागू होती हुई दिखाई देगी। फिर अगला पॉइंट समझ लेते हैं इसी लेबर कोड्स की, जहां तक हम बात करें तो विमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ा है। पहले ये था कि महिलाओं को रात में जॉब देने की रात में अगर शिफ्ट में काम करना है तो कहते हैं लड़कियों से या महिलाओं से क्या काम कराना, जेंट्स से या फिर जो जो मेन वर्कफोर्स होता है उनसे काम करवाया जाता। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो लेडीज है, विमेन है, वो रात को भी काम कर सकेंगी। सारे ही जो सेक्टर्स है उसके अगर बात की जाए सब में वो काम कर सकेंगी, जिससे कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल सके, यानी कि जिसको अगर ओवर टाइम करने के अगर पैसे मिलते हैं तो वो सब चीज जो महिला हैं उनको मिल सकेगी। तो एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी ज्यादा पैसे कमाने के लिए, और एक तरह से कई सारे रोल्स के अंदर विमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ावा मिलेगा। तो एक तरह से बहुत ज्यादा ध्यान में रखा गया महिलाओं को भी, जहां तक ये नई लेबर कोड्स की बात आती है। सबसे इंपॉर्टेंट ईएसआईसी कवरेज की बात की जाए, पहले ईएसआईसी कवरेज बहुत लिमिटेड था, बहुत स्पेसिफिक सेक्टर्स के अंदर था कि भाई इतने एम्प्लॉयज होंगे तो इतना होगा वगैरह वगैरह। अब क्या है, बिल्कुल पैन इंडिया कर दिया गया है ईएसआईसी कवरेज को, पूरे देश भर के अंदर लागू होगा। आप कहीं भी जाइए आपको ईएसआईसी कवरेज लगाना होगा, चाहे कोई भी एम्प्लॉय या किसी को भी अपने पेरोल पे अगर लेबर्स को रख रहे हैं या फिर वर्कर्स को रख रहे हैं। और ये वॉलेंटरी है हर एस्टैब्लिशमेंट के लिए, 10 से कम भी अगर एम्प्लॉयज हैं तो आपको ईएसआईसी कवरेज देना होगा। और जो हैजार्डस सेक्टर्स होते हैं, ये देखिए यहाँ पे जो लिखा है, इसमें अगर एक भी अगर आपका एम्प्लॉय है, इवन इफ वन एम्प्लॉय इज देयर, आपको ईएसआईसी कवरेज में उसको लेकर के आना पड़ेगा, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट निकल करके आता है। तो अगली बात समझते हैं कि इस लेबर कोड की अगर हम बात करें तो फिक्स टर्म एम्प्लॉयज जो होते हैं, फिक्स टर्म एम्प्लॉयज क्या होता है, जो परमानेंट नहीं होते हैं, उनका तय ड्यूरेशन होता है कि भाई हमको 2 साल के लिए हायर कर रहे हैं, 1 साल के लिए हायर कर रहे हैं। हो सकता है कि वो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर जो टर्म ऑफ एंगेजमेंट हो वो रिन्यू भी कर लिया जाए, लेकिन वो उनका फिक्स टर्म होता है। वो रेगुलर पेंशन वेंशन मिलने वाली बात उसमें नहीं होती है, लेकिन हाँ रेगुलर पेमेंट जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो रहता है। अब इसमें फायदा क्या होगा, फिक्स टर्म एम्प्लॉयज ज्यादातर जो होते हैं उनको फायदा ये होगा कि सबसे पहले जितने भी बेनिफिट्स एक परमानेंट वर्कर्स को मिलते हैं, जैसे कि लीव, मेडिकल और सोशल सिक्योरिटी, ये सारी चीजें फिक्स टर्म एम्प्लॉयज को मिलेगी या फिर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को मिलेगी। दूसरी बात, ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबिलिटी हो जाएगी 1 साल के बाद में। पहले क्या था कि 5 साल तक अगर फिक्स टर्म एम्प्लॉय कहीं पे काम कर रहा है तो एलिजिबल होता था ग्रेच्युटी के लिए। अब अगर आपने 1 साल काम कर लिया है तो आप ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हो गए हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि इक्वल वेजेस एज परमानेंट स्टाफ, और एक तरह से इंक्रीजिंग इनकम एंड प्रोटेक्शन। तो जैसे कि जो वेजेस आपके परमानेंट स्टाफ को मिल रहे हैं उसी के बराबर आपको वो पे उस जो फिक्स टर्म एम्प्लॉय जो है, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर है, उसको भी उतना देना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फायदा क्या होगा, इससे लोग डायरेक्ट हायरिंग करेंगे। हायरिंग क्यों करेंगे, अभी क्या होता है जैसे कि सपोज ए नाम की कंपनी है, उसको किसी एम्प्लॉय को हायर करना है, फिर कुछ लोग 10-15 लोगों को हायर करना है, तो किसी एजेंसी को, थर्ड पार्टी को बोल देते हैं कि भाई आप लोग हायर कर लीजिए और हमें दे दीजिए। तो कॉन्ट्रेक्चुअल जो लेबर होता है उसको लोग ज्यादा अपने हायर करना शुरू करते थे, उनको कोई बेनिफिट्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन अब सरकार चूंकि कह ही रही है कि आपको सारे बेनिफिट्स देने ही पड़ेंगे, तो लोग अब थर्ड पार्टी को क्यों पैसा देंगे, जब कंपनियों को लगेगा कि भाई हमें जब डायरेक्टली हायर करना है, बेनिफिट्स भी देता हूं, हम डायरेक्टली इनको हायर कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, प्रमोट होगा ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट हायरिंग। और कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन जो होता है कि ठेके पे ले लेना, कॉन्ट्रैक्ट पे ले लेना, वो जो तमाम तरह की जो बातें होती है वो अब कहीं ना कहीं कम होती हुई दिखाई देगी। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। जो गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट निकल करके यही आता है, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स। क्यों, पहली बार लेबर कोड में इनको मेंशन किया गया है, जगह दी गई है। ये जो जोमैटो स्विगी के जो डिलीवरी बॉयज होते हैं सब गिग वर्कर्स होते हैं, तो इनका जिक्र पहली बार किसी भी कोड में डिफाइन किया गया, पहले कभी यूज ही नहीं हुआ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इनके लिए जो एग्रीगेटर्स होते हैं, जोमैटो जैसी कंपनी, स्विगी जैसी कंपनी, जो भी एग्रीगेटर्स होते हैं, या फिर रैपिडो जैसे जो लोग होते हैं जो आपके घर तक जैसे आपको पहुंचाने का काम करते हैं, या फिर फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि जो आपकी डिलीवरी, आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं, तो ये इन कंपनीज को अपने टोटल जो टर्नओवर, जो एनुअल टर्नओवर होता है उसका 1 से 2% ये लगाना पड़ेगा अपनी इन एम्प्लॉयज की सोशल सिक्योरिटी के लिए, इनको पे करना पड़ेगा अपने गिग वर्कर्स को। तो ये मैंडेटरी कर दिया गया। तो जितने भी जो रैपिड, जोमैटो, स्विगी के जो राइडर्स होते हैं, डिलीवरी बॉयज होते हैं, इनके लिए बहुत अच्छी बात है कि इनके सोशल सिक्योरिटी के ऊपर पैसा खर्च होता हुआ दिखाई देगा। दूसरी बात कि इनको यूएएन, इनका जो अकाउंट है वो बनवाना पड़ेगा, मैंडेटरी होगा, जो कि
पोर्टेबल होगा, यानी कि आज मान लीजिए कोई दिल्ली में काम कर रहा है, कल को कोई तमिलनाडु में जाके काम करेगा, तो जो यूएन नंबर होगा वो तो पोर्टेबल होता ही है। तो वो जॉब कहीं पे भी करे, उसका यूएन नंबर क्रिएट कराना जरूरी होगा, जिससे कि उसको सोशल सिक्योरिटी के जो बेनिफिट्स वगैरह हैं वो सब मिलते रहे। जो आधार लिंक यूएन नंबर होगा वो क्रिएट होगा, तो ऑब्वियसली बात है तमाम जो सोशल सिक्योरिटी के लिए वो बंदा आगे जा सकेगा। तमाम सोशल सिक्योरिटी जो सर्विसेज है या सोशल सिक्योरिटी कवरेज के दायरे में वो जो एम्प्लॉय है वो आ सकेगा। तो गिग वर्कर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है जहां तक नए लेबर कोड्स की हम बात करें तो। महिलाओं की जहां तक हमने पहले भी बात की है कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है ये लीगली प्रोहिबिट होगा, क्योंकि कई बार होता है कि विमेन नाइट शिफ्ट नहीं कर सकेंगी, तो एक तरह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है। जो जेंट्स होते हैं उनको तो कहीं ना कहीं एक एज मिल जाती है, तो वो सब चीजें खत्म होती हुई दिखाई देगी। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हो पाएगा, क्योंकि अगर महिला भी नाइट शिफ्ट कर सकेंगी, जो जेंट्स है वो भी नाइट शिफ्ट कर सकेंगे, अगर एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स है दोनों कंसेंसस के साथ में, अगर एक्स्ट्रा वर्क करना चाहते तो एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो तमाम चीजें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिलता हुआ दिखाई देगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि महिलाओं को नाइट शिफ्ट की भी इजाजत होगी, हाँ उनका कंसेंट होना चाहिए, और जो एम्प्लॉयर होगा उनको मैंडेटरी सेफ्टी मेजर्स को इंश्योर करना होगा, तभी जाके वो नाइट शिफ्ट कर सकेंगे। दूसरा जो विमेन्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटीज के अंदर वो ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज ऐसा नहीं कि कोई भी कमिटी ग्रीवियंस रिड्रेसल की है, सपोज सैलरी हाइक ठीक से नहीं हुई है या कोई मेंटल टॉर्चर कर रहा है, कोई आपको हरासमेंट कर रहा है, तो जो कमिटीज बनी होती है तो उसमें महिलाओं की भागीदारी भी उस कमिटी के अंदर ज्यादा होगी, जहां पर जो ग्रीवियंस आप जो रख सकते हैं वो कमिटी को जो हेड करते हैं तो महिलाओं की भागीदारी ज्यादा होगी, ताकि जो विमेन है उसको कहीं ना कहीं न्याय मिल सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो विमेन होती हैं वो अपने पेरेंट्स इन लॉज को भी अपने डिपेंडेंट की कैटेगरी में लगा सकेंगे, यानी कि सपोज कोई महिला अगर है, वो अपने ऑफिस में अगर कोई इंश्योरेंस क्लेम करती है जिसके लिए कोई नॉमिनी चाहिए होता है, तो अपने पेरेंट्स इन लॉज के नाम को भी रख सकती है, इससे कि वो खुद इंडिपेंडेंट होंगी और उनके घर पे जो उनके ऊपर डिपेंडेंट है, उनके पेरेंट्स हो गए, इन लॉज हो गए, वो भी उनके ऊपर एक तरह से जो डिपेंडेंट है वो भी उनका नाम भी इनको रजिस्टर कराया जा सकता है, जो कि महिलाओं को एक तरह से ये कवरेज के दायरे में लाने की बात की गई है। नेक्स्ट सबसे आता है यूथ वर्कर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, क्योंकि पहली बार मैंने जैसे आपको बोला कि मिनिमम वेज की जो है गारंटी दी गई है, पहले नहीं था। अब मान के चलिए कि 24,000 से ले 24,000 आपका मिनिमम वेज एक तरह से होगा ही होगा। कई सारी सिटीज के अंदर अलग अलग कैटेगरीज होती है, तो उसके हिसाब से आपके मिनिमम वेज की गारंटी दी गई है। अब पेमेंट ऑफ वेजेस ड्यूरिंग लीव हैज बीन मेड मैंडेटरी। पहले होता था कि अगर आपने एक भी छुट्टी ले ली तो वही पैसे काट लिया करते थे बहुत पुरानी बात है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपको साल में लगभग लगभग 15 से 18 छुट्टियां मिलेंगी, जिसका कोई पैसा नहीं काट सकता। अगेन ये अलग अलग सेक्टर पर डिपेंड करता है कितनी छुट्टियां होंगी, जो कि चीफ लेबर कमिश्नर होते हैं वो हर सेक्टर स्पेसिफिक उनकी गाइडलाइन उनकी वेबसाइट पर आ रखी है। लेकिन हाँ, 15 से 18 आप लीव ले सकते हैं, अदर देन जो आपके वीक ऑफ होते हैं वो उसके कोई पैसे नहीं काटेगा। वर्कर्स विल रिसीव वेजेस एज पर द फ्लोर वेज डिटरमिन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे मैंने बताया कि पर डे बेसिस पे कहीं पे वेज जो है वो 200 रुपए प्लस वीडी है, जिसमें कि वेरिएबल टीएनएस अलाउंस होता है, वो अगर ऐड करेंगे तो 500-700 रुपए अगर आएगा कहीं ना कहीं। तो अलग अलग सेक्टर के अलग अलग शहरों के हिसाब से अलग अलग मिनिमम वेज होंगे, लेकिन आप मान के रफली 24,000 तक आप मान सकते एक तरह से मिनिमम वेज होता हुआ दिखाई देगा, जो कि किसी भी यंगस्टर को मिलेगा। और सारे के सारे वर्कर्स जो होंगे उनको अपॉइंटमेंट लेटर्स मिलेगा, सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, और एक तरह से उनका एक एम्प्लॉयमेंट की एक हिस्ट्री होगी, एक उनका एक तरह से करियर होगा और एक ग्रोथ चार्ट होगा कि हाँ हमें यहाँ जॉब मिली है, अब इसके बाद यहाँ जॉब मिली है। तो एक तरह से उनका एक पूरा करियर का जो ग्रोथ चार्ट होता है वो रहेगा, जो काफी अच्छी बात मानी जा रही है। वही लास्ट में अगर समझे, जैसे कई सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि बीड़ी और सिगरेट बनाने वाले जो लोग होते हैं, वर्कर्स होते हैं, काफ़ी एक्सट्रीम कंडीशंस में काम करते हैं। सबसे पहले तो इनके लिए मिनिमम वेज की गारंटी रखी गई है। इनके लिए वर्किंग आवर्स को भी कैप किया गया। वर्किंग आवर्स कितने होने चाहिए? 8 से 12 घंटे डेली बेसिस पे, और पर वीक को भी कैप कर दिया गया, यानी कि हर वीक में आप 48 घंटे से ज़्यादा नहीं काम करवा सकते, और एक दिन की छुट्टी ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर ओवर टाइम होता है तो उसका भी आपको पैसा देना पड़ेगा, डबल दी नॉर्मल वेज रेट। यानी जो नॉर्मल वेज रेट है एक दिन का, सपोज किसी का नॉर्मल वेज रेट सपोज 500 रुपए अगर एक दिन का, अगर उस दिन आपने ओवर टाइम करा है तो आपको डबल, यानी कि उसका 1000 आपको देना पड़ेगा। तो ये ओवर टाइम अगर आप करवाते हैं किसी भी एम्प्लॉय से, तो आपको उसको पे एटलीस्ट डबल दी नॉर्मल वेज रेट, जो नॉर्मल वेज रेट है उसका डबल देना पड़ेगा। वही वर्कर्स आर एलिजिबल फॉर बोनस आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ 30 डेज ऑफ वर्क
इन अ ईयर। अगर कोई भी 30 दिन काम कर लेता है तो आप बोनस के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। पहले बोनस मिले ना मिले कुछ पता नहीं था, लेकिन अगर आपने किसी कंपनी में 1 महीना मिनिमम काम कर लिया और मान लीजिए दिवाली का समय आ गया है, तो दिवाली का आपको बोनस मिलेगा, आप एलिजिबल है। ये नहीं कह सकते कि किसी की सितंबर में रिक्रूटमेंट हुई है, अक्टूबर में सपोज दिवाली आ जाती है, तो एम्प्लॉयर ये नहीं बोलेगा आपको तो 1 ही महीना हुआ, किस बात का बोनस। आप बोनस के लिए एलिजिबल होंगे अगर आपका 1 दिन या 1 महीना यानी कि 30 दिन भी अगर आपके कंप्लीट हुए हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्रिटिकल सेक्टर्स में काम करते हैं उसके लिए। आईटी सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेबर कोड आता है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट सेक्टर्स मैंने उठाए, कई सारे सेक्टर्स हैं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं। सैलरी मस्ट बी पेड बाय द 7th ऑफ एवरी मंथ, स्पेसिफिकली आईटी और आईटी सेक्टर्स के लिए लिखा गया है। वही इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, बिकॉज ज्यादातर आईटी सेक्टर के अंदर नाइट शिफ्ट्स होती है, इस वजह से। वहीं अगर कोई हरासमेंट हो रहा है तो उसका फास्ट रेजोल्यूशन करना होगा। कोई वेज रिलेटेड डिस्प्यूट्स होती है तो उसके लिए बाकायदा कमिटीज बनाई गई, विमेन पार्टिसिपेशन उसमें ज्यादा होगा और इंश्योर किया जाएगा कि जो तमाम हैरेसमेंट अगर कोई हो रहा है तो कमिटी उसका तुरंत से तुरंत निदान निकाले, कोई भी अगर आपकी डिस्क्रिपेंसीज होती है किसी भी रिलेटेड से। वहीं सोशल सिक्योरिटी गारंटी होगी, और अगर फिक्स टर्म जॉब्स वहां पे होती हैं तो आप मैंडेटरी अपॉइंटमेंट आपको लेटर मिलेगा, और बाकी आपको तमाम जो सोशल सिक्योरिटी होता है वो देना मैंडेटरी होगा, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया। अगर आपकी कंपनी कैब फैसिलिटी दे रही है, नाइट में शिफ्ट का तो आपको कैब फैसिलिटी देगी आपकी कंपनी, तो सारी की सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। विमेन के लिए नाइट शिफ्ट को अलाउ किया गया है, ताकि ऑब्वियसली बात है ओवर टाइम आप करते हैं, नाइट शिफ्ट करते हैं तो आपको ज्यादा पे मिलता है, तो उस चीज के लिए महिला अगर नाइट शिफ्ट करना चाहे तो करेंगी, लेकिन आपको सिक्योरिटी देना पड़ेगा, सीसीटीवी लगे होने चाहिए, एक जो गार्ड्स होते हैं वो वहाँ पे होने चाहिए, और आपको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी दिलानी पड़ेगी। तो ये कुछ क्लॉज को ये कुछ टॉप ऑफ द क्लॉज है, लेकिन ऐसे कई सारे क्लॉज है, लेकिन ये कुछ प्रोमिनेंट क्लॉज हैं जो उसमें रखे गए हैं। लेकिन हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है कि 7 तारीख तक आपको सैलरी क्रेडिट करानी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात। एक्सपोर्ट सेक्टर्स काफी ज्यादा एक्सपोर्ट डिपेंडेंट होता है। अगर हम मान के चले जो तमाम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की हम बात करें, एक प्रोमिनेंट जो हिस्सा होता है एक्सपोर्ट सेक्टर का भी, उसमें एक इंपॉर्टेंट भागीदारी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट, आप ग्रेचुइटी, पीएफ और अदर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल होंगे। वहीं पे राइट टू टाइमली वेज पेमेंट होगा, यानी कि वही 7 तारीख तक आपको पेमेंट आनी चाहिए। वही विमेन अलाउड टू वर्क इन नाइट शिफ्ट, वो एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए भी लागू होता है। एनुअल लीव्स आप 180 दिन के बाद में क्लेम कर सकते हैं, यानी कि सपोज आपकी साल में अगर लीव 15 से 18 लीव बन रही है, तो आप अगर 6 महीने अगर आपने काम किया है, 180 दिन काम किया है, तो आप इन एनुअल लीव्स को क्लेम कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात एक्सपोर्ट सेक्टर्स के लिए भी निकल के आ रही है। मोटे तौर पे देखेंगे तो पाएंगे कि वो मेजरली सारे रूल्स को एक तरह से यूनिफाइड किया गया है और सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच के साथ में रखा गया है। वहीं पे देखिए न्यू लेबर लॉस की कुछ अगर प्रोमिनेंट पॉइंट की बात कर ले तो देखिए मिनिमम वेज मान के चलिए 24,000 रुपये आपका होगा। वर्किंग आवर्स को डिफाइन किया गया है कि 8 घंटे पर डे करा लो या 48 घंटे मैक्सिमम करा सकते हैं आप एक हफ्ते के अंदर, और आपको एक वीक ऑफ देना मैंडेटरी होगा। लीव्स कितनी आप ले सकते हैं? 15 से 18 डे की आप लीव्स ले सकते हैं जो आपकी एनुअल लीव्स होंगी। हाँ, कुछ क्लॉज इसमें होंगे कि आपने लगभग 180 दिन काम किया हो, लेकिन हाँ, अब 15 से 18 दिन की आपको साल में लीव्स मिलेगी, अदर देन आपके वीक ऑफ और जीएच जो होता है, गेजेटेड हॉलीडेज होता है, उसके अलावा आपको 15 से 18 दिन की एनुअल लीव्स मिल सकती है, जो कि आप एक्यूमुलेट करते हैं। ऑलमोस्ट 20 दिन के ऊपर आप एक दिन की छुट्टी को कमाते हैं, अर्न करते हैं। वही सैलरी को क्रेडिट करने की बात की गई है कि आप हर महीने की 7 तारीख से पहले पहले आपको आपके अकाउंट में सैलरी आ जाए। तो जो न्यू लेबर लॉज या लेबर कोड है वो ये कहता है। वही ग्रेचुटी की अगर हम बात करें तो आप 1 साल के बाद में एलिजिबल हो जाएंगे ग्रेचुटी के लिए। पहले ये जो था 5 साल का था कि 5 साल आप काम करते तो आप ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन अब आप ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे 1 साल के बाद में ही, कहीं पर भी आप काम करते। तो लेबर कोड्स के कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो उसमें निकल करके आते हैं। अब जो वेज की हम बात कर रहे हैं इसको आगे जरा समझने की कोशिश करते हैं कि अगर वेज कैसे डिसाइड होता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हमने इसमें एग्जाम्पल लिया है कंस्ट्रक्शन, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक वर्क का कोई काम कर रहा है, या एक तरह से जो लेबर्स जो कि टफ टेरेन्स में वाटर सप्लाई लाइंस का काम कर रहा है, सीवेज पाइपलाइंस का काम कर रहा है, उसके किस तरह से पेमेंट डिसाइड होती है। देखिए 4 तरह की कैटेगरीज होती हैं, अनस्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड या फिर अनस्किल्ड सुपरवाइजरी, स्किल्ड या क्लरिकल वर्क और हाईली स्किल्ड। अब ये होता है इसमें रेट्स ऑफ वीडीए। वीडीए का मतलब होता है वेरिएबल डियरनेस अलाउंसेस, यानी वीडीए। अब इस वीडीए की जहां तक बात की जाए तो मान लीजिए ए कैटेगरी के जो शहर होते हैं, जो बड़े शहर होते हैं दिल्ली बंबई जैसे, वहां पर अनस्किल्ड लेबर के लिए जो वीडी है वो 282 रुपए, सेमी स्किल्ड के लिए 314 रुपए, स्किल्ड क्लरिकल के लिए 344 रुपए, और हाईली स्किल्ड कोई अगर व्यक्ति है उसके लिए 372 रुपए। सिमिलरली जो बी टाइप की सिटीज होती है,
जो टियर 1 टाउन्स आप मान लीजिए, वहाँ पर अनस्किल्ड लेबर को कितना मिलेगा? 237 रुपए। वहीं सेमी स्किल्ड व्यक्ति को कितना मिलेगा? 266 रुपए। स्किल्ड वर्कर है, क्लेरिकल का कुछ काम कर रहा है तो उसको 314 रुपए मिलेगा। हाईली स्किल्ड कोई व्यक्ति है तो उसको 344 रुपए मिलेगा ग्रेड बी की सिटीज के अंदर। वही ग्रेड सी की सिटीज की अगर बात करें तो 191 मिलेगा अनस्किल्ड लेबर को। ग्रेड सी कौन से शहर हो गए? जो रूरल एरियाज हो गए वहां की अगर हम बात करें तो अगर हाईली स्किल्ड कोई है तो उसको 314 रुपए मिनिमम मिलेगा। अब ये तो हो गया वीडीए, वेरिएबल डियरनेस अलाउंस, ठीक है। अब दूसरा आ जाता है इनके वेजेस कितने होंगे, तो 523 रुपए प्लस 282 रुपए, तो कुल 805 रुपए डेली का आप कमाएंगे। ये अनस्किल्ड लेबर की बात की जाए। सेमी स्किल्ड अगर आप हैं तो 893 रुपीज आपका डेली का होगा सैलरी की, जहां तक बात की जाए। फिर पर डे आपका जो वेज होगा वो, स्किल्ड और क्लरिकल डिपार्टमेंट में हम काम करें तो 981 रुपए कमाएंगे। वहीं अगर हाईली स्किल्ड अगर आप हैं तो 1065 रुपीज आप कमाएंगे। अगर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, वाटर सप्लाई लाइन से रिलेटेड किसी चीज में काम कर रहे हैं, तो ये तमाम चीजें लिखी हुई है। तो ये एक सेगमेंट है, कई सारी चीजें हैं जिसमें आपकी जो सैलरी है वो डिफाइन होगी, लेकिन ये 1065 रुपए कमाएंगे। ए एरिया के अगर आप उसमें काम करें, दिल्ली मुंबई जैसी जगह में काम करें, यानी कि आप लगभग लगभग 26,000 रुपए तक कमा सकते हैं महीने की अगर हम बात की जाए तो। वहीं ग्रेड बी और ग्रेड सी के ये रेट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैक्सिमम जो हाईली स्किल्ड व्यक्ति होगा ग्रेड बी में 981 रुपए कमाएगा पर डे का, और 893 रुपए पर डे का कमाएगा ग्रेड सी में एरिया के अंदर कोई काम कर रहा है, रूरल एरिया में कोई काम कर रहा है तो 893 रुपए कमाएगा डेली का। जो हाईली स्किल्ड अगर कोई मैन पावर है तो ये कई सारे लेबर कोड्स जो है वो डिफाइन करते हैं कि आपका वेज जो है वो बेहतर हो सके, आपको बेहतर हेल्थ सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी मिल सके, इस बात पर फोकस करता है। कोई डिस्प्यूट्स अगर होते हैं एम्प्लॉयर के साथ में तो उसको तुरंत सुलझाने की बात कही जाती है। और वहीं पर अगर जो वर्किंग कंडीशंस की बात की जाए कि सैलरी टाइम पर आ जाए, सैलरी लगातार बढ़े, हर साल इंक्रीमेंट हो, इन तमाम चीज़ों की बात करता है जो ये 4 नए लेबर कोड्स आए हैं। अगर आपको लेबर कोड्स के बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तब तक अरुण शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।